बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम भाभी कटौती। हमारी भाभी जान की तो मत ही पूछो। अगर उनका बस चले तो घर के 6 अफराद के लिए गिनकर 5 बोटियां पकाएं, शायद कोई ना खाए। बकौल उनके फजूल खर्ची से परहेज करना चाहिए। अनिका ने चबा चबा कर कहा। जोश में जो तकरीरी अंदाज अपनाया तो उसकी गुलाबी माइल सफ़ेद रंगत सुर्ख गुलाब हो गई। उसका गुस्से से कुछ ऐसा हाल हुआ कि हलक से नीचे कुछ उतारा ही नहीं गया। हालांकि मिसबा की हलवा पूरी और हीरा के कीमे भरे पराठे बहुत मज़े के थे, मगर जब दिल ही खुश ना हो तो भला जुबान को जायकों की क्या कदर। इस पर यह एहसास भी सिवा के पार्टी की खराबी का फर्द जुर्म भी उन पर आयद हुआ। क्या मतलब, सच्ची बताओ, तुम्हारी भाभी ऐसा करती हैं? हीरा ने रंग बिरंग के रेस्ट बैंड को कलाई के गिर्द लपेटा, बैग पर लगे छोटे से चकोर आईने में झांका, अपना आप जांचा, एक बार फिर बालों को उंगलियों से संवारा। आम सी शक्ल सूरत वाली हीरा की जब से बात तय पाई, उसके मंगेतर की मोहब्बत ने उसे एकदम खास बना दिया। उसका दिमाग खराब हुआ तो हुआ, उसने उन सब का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। खुद को कॉलेज क्वीन के खिताब से क्या नवाजा, पूरा ग्रुप मिलकर उसके पीछे ही पड़ गया। सबकी हजार कोशिशें भी उसे होश की दुनिया में वापस न ला सकी। कभी कभी खुशफहमियां भी जीने का बहाना बन जाती हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। वो ऐसी ही हैं। और तो और उनके किफाया शुआरी के सारे असूल सिर्फ घर वालों पर ही लागू होते हैं। अगर कोई मांगने वाला आ जाए, फिर उनकी फुर्तियां देखने से ताल्लुक रखती हैं। पर्स का मुंह फौरन ही खुल जाएगा। इत्तेफाक से पास पैसे मौजूद ना हो तो वो खिला पिला कर ही उसे रुखसत करती हैं। जाने वाला भी उनके दरिया दिली के कसीदे पढ़ता जाता है। शायद उन्हें भी और लोगों की तरह वाह वाह से ही तस्कीन हासिल होती होगी। अनिका ने सर हिलाकर मनफी अंदाज में सोचा और चिढ़कर बोली। मिसबा को इस तरह उनका सरे महफिल ये बातें करना भाया नहीं। उसने दोनों बहनों को घूरा, दांत कचकचाए, मगर वो टस से मस ना हुई। उनकी रंतरानियां जारी रहीं। हाय और बा, तेरी भाभी भी। चल कोई गल नहीं, भाभियां तो इस तरह दी होंदी है। सहरिश ने जॉगर्स को कच्ची जमीन पर मारकर मटी झाड़ी। वो टॉम बॉय टाइप लड़की थी, सजने संवरने से एलर्जिक। अनिका के कंधे पर अपना भारी भरकम हाथ रखकर तसल्ली देने की कोशिश की। गमे मुश्तरिक ने अपनायत के एहसास को बढ़ावा दिया। इत्तफाक से उसका वास्ता भी इंतहा दर्जे की मजाजदार जुबान दराज भाभी से पड़ा, जो सबसे ज्यादा उसके बेवक्त के टूंगने पर नजर रखती। सहरिश के चिढ़कर जवाब देने पर वो ताने देती कि सहरिश और उनके गांव में मौजूद भूरी मज में ज्यादा फर्क नहीं रहता। बस यार, भाभी कटौती ने तो अम्मी के जाने के बाद हम पर जैसे दुनिया तंग ही कर दी। बहन की हालत पर अरीबा का लहजा भी दुखों से चूर चूर हो गया। माँ की याद के आई आंखों में आंसुओं का समंदर सा उमड़ आया। घास पर बैठी मिसबा का दिल भी दुखी हो गया। आज कॉलेज में उन सब का वन डिश ब्रेकफास्ट का इरादा था, मगर अनीका और अरीबा की भाभी ने एक बार फिर रंग में भंग डाल दिया। अब दोनों बहनें दोस्तों के ग्रुप में बैठी जले दिल के फपोले फोड़ती हुई मुंह बसोर रही थी। वो अनीका, नाराज ना हो तो एक बात पूछनी थी। ये काटोती नाम कुछ अजीब सा नहीं? मैंने पहली दफा सुना है। हीरा ने नाक पर धरा चश्मा उंगली से पीछे करते हुए अपनी नौटंकी शुरू की। माहौल में दराई उदासी दूर करने की कोशिश कामयाब रही। उसके अंदाज पर सबकी हंसी निकल गई। अरे बाबा, ये भाभी का नाम नहीं, वो तो उनकी हर वक्त की कंजूसी की आदत के बायस अरीबा उन्हें इस नाम से पुकारती है, मगर पीठ पीछे। वरना भैया हम दोनों की ऐसी क्लास लगाएंगे कि मत पूछो। अनिका ने अपनी छोटी सी नाक सुकेड़कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सफाई दी, तो सब ने एक साथ कोर्स में गर्दन हिलाई और हंसी की फुलझड़ी सी छूट गई। तालबे इल्मी का जमाना इतना सुहाना, ना किसी बात की फिक्र ना ही कोई परेशानी। कभी बात बेबात हंसी का फुवारा फूट पड़े तो कभी मुंह से आवाज ना निकले। यूं ही दोस्तों से रूठे रहने का दिल चाहे, बेकार चीजें दिल को भा जाए, तो कभी बेहतरीन अशिया भी निगाहों में ना समाए। वो लोग थोड़ी ही देर बाद सब भूल भाल बदलते मौसम के साथ मार्केट में आए डिजाइनर कपड़ों की नई खेप की खरीदारी पर तबादला ख्याल करने लगी। दोनों बहनें ऐसी चीजों से जल्द मुतासिर होने वाली फौरन ही बहल गईं। छुट्टी का वक्त हुआ तो सारा ग्रुप मुंतशिर हो गया। एक बात कहूँ रिबा और अनिका,
تم لوگوں کو سب کے سامنے اپنی بھابھی کا یوں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مصباح کو جو بات بری لگی اس نے دونوں بہنوں کے ساتھ کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہی جھٹ سے بول دی، ہاں یار، کہہ تو تم صحیح رہی ہو، مگر یہ اریبہ بھی نا فوراً ہی جذباتی ہو جاتی ہے۔ انیکا کو بھی افسوس ہونے لگا کہ گھر کی باتیں یوں نشر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ فوراً ہی اپنی بہن پر بات ڈال کر کندھے اچکا دیے۔ ویسے بھی بھابھی کے معاملے میں اس کی نفسیات کچھ عجیب سی ہو چلی تھی۔ دل کا ایک حصہ اگر بھابھی کو ناپسند کرتا تو دوسرا حصہ فوراً ہی ان کی حمایت پر لڑنے کھڑا ہو جاتا، سمین جیسی بھی صحیح۔ مگر ساس کے انتقال کے بعد سے اس نے نہ صرف گھر کو سمیٹا بلکہ دونوں بہنوں کی ذمہ داری بھی اٹھائی، ورنہ سب تنکا تنکا ہو کر بکھر جاتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ان کی زندگیوں میں کبھی خوشی کبھی غم۔ نند بھاوج کا تعلق روایتی سا نہیں رہا بلکہ منفرد بن گیا۔ زندگی کا فلسفہ اس وقت سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے جب کسی کے لیے دل میں بیک وقت پسند اور ناپسندیدگی کے جذبات ایک ساتھ ہی پروان چڑھنا شروع ہو جائیں۔ کم از کم انیکا اور بھابھی کٹوتی کا معاملہ تو کچھ ایسا ہی کھٹا میٹھا سا تھا۔ کیوں؟ تم کون سی کم ہو بڑی ہیں کہیں سے سیدھی بننے والی؟ خود ہی نے تو سب کے سامنے بوٹیوں والی بات نکالی، اب سارا دوش میرا ہو گیا؟ اریبہ کے تو پیروں لگی سر تک جا بجھی، فوراً ہی چڑ گئی، لگی آستین چڑھا کر بہن سے لڑنے۔ انیکا بھی بہن سے الجھ کر منہ کا مزہ بدلنے میں جت گئی۔ اچھا بس سیز فائر، تم دونوں میں سے اب کوئی نہیں بولے گا۔ مصباح نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور جھلا کر بولی، انیکا کو تو کچھ بولتی نہیں، میرے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ اریبہ نے منہ بنایا، اس کے گالوں میں جیسے ہوا سی بھر گئی، غباروں کی طرح پھول گئے۔ بابا میں تم دونوں کو کہہ رہی ہوں، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اس زمانے میں لوگ رو کر سنتے اور ہنس کر اڑاتے ہیں۔ مصباح نے ایک اور نصیحت کی گرہ ان دونوں کے دامن پر کس کر لگائی اور اپنا اسکارف اچھی طرح سے سر کے گرد لپیٹا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی حساس لڑکی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھتی، اسے جانے کیوں ان بھولی بھالی سی جڑواں بہنوں پر ٹوٹ کر پیار آتا۔ شاید اس کی کوئی بہن جو نہ تھی، وہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن، دوسراہٹ ڈھونڈتی۔ دونوں نوجوانی کی منزلیں طے کرنے کے باوجود ابھی تک بچوں کی طرح لڑتی۔ مصباح کو ان کی سنگت بہت بھاتی، اب تو یہ حال ہو گیا کہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی مشکل۔ مصباح بہت کچھ سوچتی اور مسکرا دیتی۔ انیکا اور اریبہ کو زندگی کی چھوٹی موٹی باتیں بھی پہاڑ جیسی لگتی اور ان کا واویلا شروع ہو جاتا۔ شاید والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باعث ان کے اندر چھپا حساس بچہ کھرلاتا پھرتا، لوگوں میں محبتیں تلاشتا۔ یوں ان تینوں کا ساتھ دن بدن مضبوط ہو چلا۔ اللہ جی تو بڑا رحیم ہے، ان کو زندگی کے بڑے بڑے غموں سے نہ آشنا ہی رکھنا۔ مصباح نے ان کو چونچیں لڑاتے دیکھا تو پیار سے دعا دی اور ان کے بیچ پھر آ کودی، چلو آئندہ خیال رکھنا، دنیا روتے ہوئے کا ساتھ نہیں دیتی۔ مصباح نے مسکرا کر انہیں متوجہ کیا، ہاں میں یہ بات سمجھتی ہوں، مگر بھابھی بھی نا، قسم سے صبح صبح موڈ آف کر دیا۔ ہم نے تو ان کی نظروں سے بچا کر 10 شامی کباب فرائنگ پین میں تلنے کے لیے رکھے۔ وہ خوشبو سونگتی کچن میں پہنچ گئی، فوراً ہی 2 اٹھا لیے کہ تم 5 دوستوں کے لیے یہ بھی بہت ہیں، یہ میں شہوار کے لنچ میں رکھ دوں گی۔ ہم منہ دیکھتے رہ گئے، کم تو ہم بھی نہیں، غصے میں لنچ باکس کچن میں ہی چھوڑ آئے۔ اب جائیں گے تو شام کو بھیا کا ایک لمبا لیکچر تیار ملے گا۔ بھلا بتاؤ ایسے رویے پر غصہ آنا چاہیے کہ نہیں؟ صبح کا واقعہ کیا یاد آیا؟ انیکا مصباح سے پل بھر پہلے کیے گئے وعدے وعید بھول بھال جوش و خروش سے جلے دل کے پپولے پھوڑنے لگی۔ اچھا حیرت ہے تم لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منمانی کی کھلی چھوٹ دیتی ہوں گی۔ تینوں خرامہ خرامہ سٹاپ کی طرف بڑھنے لگی۔ شکر ہے کہ ان کے روٹ کی چنچی نزدیک ہی مل جاتی، ورنہ دور جانا دشوار لگتا ہے۔ جب سے چنچی کا رواج عام ہوا لوگوں کو لدی پھندی بسوں میں بیٹھنا گوارا نہ رہا، اس لیے وہ بھی اس سواری کے مزے لوٹتی۔ ارے کہاں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی، سب پر برابری سے شیر کی نگاہ رکھتی ہیں۔ اریبہ مسکرائی تو اس کی سنہری آنکھیں بھی مسکرا دیں۔ کافی دیر بعد اس کا موڈ بہتر ہوا تو مصباح نے سکھ کا سانس لیا، اچھا تو ٹھیک ہے، اہل خانہ کے ساتھ یکساں سلوک ہی کرتی ہیں نا؟ مصباح پرسکون نظر آنے لگی، اس نے بغور اریبہ کو دیکھ کر ان کی رائے جاننا چاہی، ورنہ اس سے قبل تو وہ یہی سوچتی کہ اس کی دوستوں کی کہانی بھی روایتی سی ہوگی۔
जहां जालिम भाभी ने दोहरा मियार अपनाते हुए यतीम नंदों के साथ ज्यादती रवा रखी हो और अपने बच्चों के बेजा नाज नखरे भी उठाए जाते हों। लेकिन कहानी में तो ऐसा कोई ट्विस्ट ही नहीं आया। रिबा, मिसबा को शहवार वाला वाकया तो सुनाओ। अनिका के चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने कुछ याद करके चटखारा भरा। हाँ मिसबा, मैं तुम्हें अपने भतीजे के अकीके का वाकया सुनाती हूँ। जवार भाई ने तवील अरसे बाद घर में एक बड़ी तकरीब मुनक्कद की। शहवार के अकीके पर पूरे खानदान को बुलावा दिया गया। हमारे घर बड़े दिनों बाद फूफियाँ और खालाएं ठहरी। भाभी के ना करने के बावजूद भाई ने इतना खाना पकवा लिया कि बकरे के कोरमे की एक देग बच गई। भाभी परेशान कि अब क्या करें, सर पर हाथ रख कर बैठ गई। अरीबा ने चिप्स का पैकेट खोला और हंसते हुए कचर कचर चिप्स चिबाने लगी। अरे, तो इसमें परेशानी कैसी? तुम्हारे घर में मौजूद ढेर सारे मेहमानों को दूसरे दिन खिला देती। मिसबा ने आसान हल पेश किया। वो ही तो, हमारे यहाँ अगर खानदान वालों के आगे बासी खाना रख दिया जाए तो नाक कटने के मुतरादिफ होता है। खाना जितना भी बच जाए, मगर बासी खाना खिलाना अच्छा नहीं समझा जाता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की भी तो खानदान वालों ने बातें सुना सुना कर बेचारों का नाटका बंद कर दिया। अनीका ने बड़े फख्र से बताया। मिसबा ने हैरत से घूरा। खैर, ये कोई बहुत फख्र करने की बात तो नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से ये लोग वो रस्म रिज़्क की बेहुरमती के ज़मरे में आती है। मिसबा ने मुंह बनाकर कहा। इसे हकीकतन ये जानकर दुख पहुंचा। जो भी कहो, बस रिवाज है तो है। खैर, इस वक्त भाभी की उतरी सूरत मत पूछो। हम दोनों बहनें अलग, हैरान परेशान। बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि मुंतजिर कि क्या होने वाला है, क्योंकि अब आया था ऊंट पहाड़ के नीचे। इस दफा निकलेगी भाभी की सारी कंजूसी। उनको परेशानी से अंदर बाहर आते देख कर अनीका ने कहा। भाभी कटौती इस दफा तो फांसी गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? मिसबा ने दिलचस्पी से पूछा और अरीबा का हाथ थाम कर खड़ा किया। वो थक कर फुटपाथ पर बैठने की कोशिश में मसरूफ थी। हमारी अम्मी जान ने भाभी के इरादे जाने तो खूब गर्म हुई। भाई के जरिए भाभी कटौती को सख्ती से रात का बचा हुआ खाना मेहमानों के सामने पेश करने से मना करवाया। भाभी बोलती रह गई, मगर अम्मी ने उनकी एक ना सुनी। अरीबा ने बैग में हाथ डालकर बड़ी दिक्कत से एक बबल गम निकाली तो बशाशत से बोली। अच्छा, फिर तुम्हारी भाभी ने इस बात को कैसे हल किया? सबके लिए ढेर सारा खाना दोबारा पकाया होगा? मिसबा ने तजस्सुस से पूछा। नहीं भाई, भाभी भी अपने नाम की एक है। उन्होंने वही खाना मेहमानों को पेश किया, मगर मजाल है जो किसी के मुंह से आवाज निकली हो। इनफैक्ट सबने वाह वाह करके खाया। हरीबा ने हंसते हुए कहा और बबल गम का गुब्बारा बनाकर पटाख से फाड़ा। मिसबा ने उसे आंखों ही आंखों में तंबीह की। वो राह चलते ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त न करती थी। क्यों, उन्होंने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया? मिसबा ने जल्दी से पूछा। उन लोगों का स्टाफ करीब तर था, वहां से उन्हें अलहदा होकर अपने अपने रूट की तरफ जाना पड़ता, इसीलिए उसे पूरा वाकया सुनने की जल्दी हुई। भाभी जी की होशियारी देखो। जब सारी खवातीन बड़े कमरे में आराम फरमाने और बातें करने में मसरूफ हो गई, उन्होंने जल्दी जल्दी बचे हुए कौरमे में से आधा सालन बड़े पतीले में निकाला। उसमें टमाटर का ताज़ा पेस्ट बनाकर मिलाया। फिर आलू अलग से फ्राई करके सालन में मिलाने के बाद बासमती चावल उबाल कर ताज़ा हरा धनिया और पुदीने को कौरमे में मिलाकर मज़ेदार तय वाली बिरयानी पका ली। ऊपर से प्याज लाल करके ताज़ा बिगार भी लगा दिया। उन्होंने एक और ये गजब भी ढाया कि मुझसे लौकी का ताज़ा रायता भी बनवा लिया और मेरे हाथ के रायते का जमाना दीवाना। फिर तो मत पूछो कि सब ने कैसे मज़े ले लेकर इस धमाल बिरयानी की दावत उड़ाई। अनीका ने अपने मुंह मियाँ मिठू बनते हुए कहा। अरीबा बेख्तियार हंसने लगी। मिसबा ने उसका हाथ दबाकर एहसास दिलाया कि वो लोग सड़क पर हैं। वो दुनिया की रंगीनी में खोने की शायक लड़की। इन मामलात में उसका कोरापन अरूज पर होता। ये तो उन्होंने बड़ी सलीका मंदी का काम किया। इसका मतलब है कि वो खासी माकूल खातून है। मिसबा ने मुतासर होकर मुस्कुराकर कहा तो भाभी की तारीफ पर अरीबा ने उसे होंठ लटकाकर मुंह फुलाकर दिखाया। काहे की सलीका मंदी? ये बोलो ना कंजूसी। खैर, हम दोनों बहनों ने खाला और ताई से खसूसी तौर पर बिरयानी के बारे में जाकर पूछगिछ की।
उन लोगों की कभी निगाहों से अंदरूनी खाना बातों का पोशीदा रहना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तीसरी दफ़ा बिरयानी निकालने के साथ साथ वो भाभी कटौती के हाथ के जायके की तारीफों में लगी रही। अनिका ने जलकर कहा। रिबान ने गर्दन हिलाकर उसकी बात की तायद की। अच्छा, उन्होंने बाकी बचे हुए आधे सालन का क्या किया? मिसबा ने पूछा। उसकी भाभी कटौती की शख्सियत में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कुछ नहीं, तंदूर से रोटियां मंगवाई, बचे हुए सालन का पतीला गाड़ी में लादा और हमारे घर के नज़दीक वाक़या बस्ती में जहाँ मजदूर पेशा और कम आमदनी वाले लोग रहते हैं बांट आई। अरीबा ने बेनियाजी से बताया, जैसे उसके नज़दीक इस अच्छे फेल की कोई वक़्त ना हो। भाभी कटौती से मिलने के लिए इन लोगों के घर जाना ही पड़ेगा। मिसबा ने हाथ हिलाकर दोनों से इजाज़त ली और सोचती, अगर इतनी अच्छी ऑफर मिली होती तो तुम्हें छोड़कर दूसरे शहर जाने का सोचता भी नहीं, मगर अब मजबूरी है। मैं सोच सोच कर पागल होता रहा तो यही बेहतर हल नजर आया कि तुम्हें भी साथ ले जाऊं। अब तुम क्या कहती हो? सालार ने माथे पर हाथ मारा। कोड़ मगज कुछ समझने को तैयार ही नहीं कि इसके लिए अनिका के बगैर 2 साल गुजारना सुहाने रूह होगा। सालार के बगैर मुश्किल में तो वो भी पड़ जाती, मगर कैसे मुंह खोल कर कह देती। अपने जज्बात का बेमहाबा ऐलान करने के बीच उसकी शर्मो हया हायल होने लगी। ऐसा चिमटियों भरा कबाब खाने को किसने कहा था? ठुकरा देते ये आफर। उसका लहजा जिच करता हुआ सा था। सालार का दिमाग घूम गया, मगर उसकी तरफ देखा तो खामोश हो गया। भोली सी सूरत पर नाराजगी के बादल छाए हुए। उसकी दिल रुबाई में कमी ही न होती, फिर सालार दिल को क्यों कसूरवार ठहराता? चल बेटा, इसे मना ले, वरना जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ने वाले हैं। वो होंठ लटकाए घास नोचती मनमोहनी सी लगी। दिल को कुछ हुआ। सबर के घूंट पीते हुए सालार ने ठंडी सांस भरी और उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा हुआ। मेरी जानू, आपका कहा बजा। बिल्कुल ऐसा ही करता अगर ये कोई ओनी पोनी जॉब होती। सालार ने घास का तिनका तोड़ा और उसे चिबो दिया। सालार, तुम्हारा सुधरना मुश्किल है, बड़ा। वो बुरी तरह से तप गई। अरे कहाँ, मैं इतना मासूम हूँ, जाने क्यों दोनों बहनों को बुरा लगता हूँ। सालार ने पक्का मुंह बनाकर कहा। बस बस रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। धुली धुली सी घास बहुत भली लग रही थी, मगर अनिका को नहीं। वो उठकर मुंह फुलाकर अंदर की तरफ जाने लगी तो सालार ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा दिया। यार, तुम समझ ही नहीं रही हो, मेरा इन लोगों से मुंसलिक होने में कितना फ़ायदा है। मार्केट में रब्बानी बिल्डर्स का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मुझे लाहौर में अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे लड़कों में से चुना है, वो भी बगैर किसी सिफारिश के, सिर्फ मेरी अहलियत की बिना पर, और मैं उसे अपनी और तुम्हारी खुशकिस्मती समझता हूँ। तुम हाल से परेशान हो, मगर मेरी नज़रें मुस्तकबिल पर हैं, हमारे आने वाले कल को। अच्छा, अभी शादी करने में कोई कबाहत नहीं, वरना सोच लो, फिर मैं 2 साल के लिए लाहौर चला जाऊंगा, फिर तुम यहाँ बैठी अकेली चैन की बांसुरी बजाती रहना। वो भी भड़का। दोनों की लड़ाई शुरू। पहले अनिका ने उसे मुंह चढ़ाया, फिर सालार ने उसके सर पर चपत लगा दी। वो नाराज होने लगी तो सालार को ख्याल आया कि वो इतनी सर्दी में बहुत यहाँ आया हुआ है। जल्दी से असल बात की तरफ लौटा। तुम्हें पता है ना, नई नई जॉब लगी है, 2 साल का कंट्रैक्ट किया है, अब फैसला वापस नहीं ले सकता। अगर लाल होने लगी उसका नजरें उठाना महाल हो गया। उसका जिसका फायदा सालार ने उठाया वो अपनी फार्म में वापस आ गया। वैसे तुम सोच लो, कोई जल्दी नहीं। मुझ जैसे हैंडसम बंदे को तो लाहौर की कोई प्यार करने वाली गोरी चिट्टी लड़की मिल ही जाएगी, मगर अपना सोचो, तुम्हें तो कोई काला भी नहीं पूछेगा। सालार ने अपनी मंगेतर की शर्माहट को भरपूर अंदाज में इंजॉय किया और लगा छेड़ने। वो उसके सामने सलोने रूप का शदाई होने के बावजूद उसका रिकॉर्ड लगाने से बाज नहीं आता। अनिका ने भी चिढ़ना छोड़ दिया, वरना वो और पीछा ले लेता। नहीं जी, एक ही बहुत है, दूसरा किसे चाहिए? अनिका ने दिल ही दिल में कहा, मगर मुंह से एक लफ्ज ना निकाला। यूं कुलम कुला इजहार मोहब्बत उसे खजूर के दरख्त पर चढ़ाने के मुतरादिफ था। वैसे ही वो अपनी तारीफें करने का बहुत शौकीन था। उफ, लोगों को अपने बारे में कितनी खुश फहमियाँ होती हैं ना। उसने अदा से निगाहें उठाई और बोली, मगर ज्यादा देर तक उस दुश्मने जान से निगाहें न मिला सकी, सो झुका ली। सालार की घनी पलकों वाली पुरान आंखों से अनिका के लिए मोहब्बत का ऐसा दरिया बहता कि वो लहरों संग बहती चली जाती।
سالار صرف اس کا منگیتر ہی نہیں بلکہ فسیہ پپو کی بڑی اولاد، ماموں کی آنکھ کا تارا، ان سے لاڈ اٹھوانے یہاں چلا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ان دونوں بہنوں کا دوست، ہمدم، ساتھی بن گیا۔ زوار ان سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے ذرا دور دور ہی رہتا۔ بچوں کی محبت نے بڑوں کے گرد بھی یگانگت کا جال بن دیا۔ دونوں گھرانوں میں ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا، اس عمر میں جبکہ انہیں محبت کے مفہوم سے آشنائی بھی حاصل نہ تھی۔ سالار انیکا کا سایہ بنا رہتا، اپنے سارے دکھ سکھ اس سے کہتا سنتا، وہ بھی مدبر بنی اس کی الٹی سیدھی باتوں پر سر ہلاتی رہتی۔ پہلے ابو اور پھر امی کے انتقال کے بعد دونوں کو اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ غم بھی ایسا جس کا کوئی مداوا نہیں، جانے والوں کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ وقت لگتا ہے زخموں پر کرنڈ آنے میں، پھر کیسے اتنی جلدی سب بھول بھال دنیا کے جھمیلوں میں لوٹ آتی۔ زوار کے ساتھ ساتھ فسیہ اور سالار کی محبت ان کے زخموں پر مرہم بنی، ورنہ وہ دونوں بہنیں غموں کے طوفان میں ہی پھنسی رہتی۔ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ اس کے لاہور جانے کا سنتے ہی انیکا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ سالار کی شخصیت کا چارم اس کے سونے جیسے دل کی وجہ سے بڑھ جاتا۔ وہ پرخلوص، با محبت اور سب کا خیال رکھنے والا، اس کے بغیر تو پورا شہر ہی ویران ہو جاتا۔ مگر فوراً ہی شادی کی پیشکش، وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ میں نے شادی کے حوالے سے بڑے رنگ رنگیلے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ ان کی تکمیل کے لیے میں پہلے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی، جاب کروں گی، اس کے بعد شادی کا سوچوں گی۔ انیکا نے نظریں چراتے ہوئے سالار کے اصرار پر کچھ بے وقوفانہ سا فلسفہ بیان کیا۔ تم کیوں فضول بہانے بنا کر معاملے کو طول دینا چاہتی ہو؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے لگا اصل بات کچھ اور ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی ان باتوں میں اتنا دم نہیں۔ اسے اپنے دل سے زیادہ انیکا کے دل کی خبر تھی۔ وہ سالار سے بات کیے بغیر ایک دن بھی نہ گزارتی۔ اگر وہ پورا ہفتہ کہیں مصروف ہو جاتا تو اس کا بی پی ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ اب جبکہ سالار نے بڑی مشکلوں سے مما کو راضی کیا تو اس کے نخرے شروع۔ سالار کو یقین ہو چلا کہ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ شادی کا ذکر چھیڑتے ہی فسیہ نے بیٹے کو وارننگ دی کہ وہ پہلے لاہور جا کر سیٹل ہونے کی کوشش کرے، پھر شادی کر کے انیکا کو لے جائے، تاکہ ان کی لاڈلی بھتیجی کو دوسرے شہر میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو۔ مگر سالار نے دوسرے شہر میں اپنے مسئلے مسائل کا ایسا بھیانک نقشہ کھینچا کہ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ فوراً شادی کی تاریخ لینے کی رضامندی دے دی۔ سالار نے یہی خوشخبری تو اسے سنائی، مگر وہ پتہ نہیں کن جھمیلوں میں پڑ گئی۔ سالار صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انیکا کے لیے ہی اس سے سر کھپا رہا تھا۔ انیکا جیسی پاگل لڑکی کو یہاں چھوڑ کر جانے کا مطلب تنہائی کے ساتھ ساتھ اندیشوں میں مبتلا کرنا۔ اس کا کچھ بھروسہ بھی نہیں کہ سوچ سوچ کر بیمار ہی پڑ جائے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بات سن کر انیکا اچھل پڑے گی، اسی لیے اتنی سردی میں بھی صبح صبح شادی کی خوشخبری سنانے دوڑا بھاگا، ماموں کی طرف چل آیا۔ مگر اس کی توقع کے برخلاف جس کے لیے اس نے ماں کے سامنے جھوٹ سچ کیا، وہ تو گمسم سی لا تعلق بیٹھی پودوں کی اقسام کو گھورنے میں مشغول تھی۔ پتہ نہیں مگر اتنی جلدی بھابھی اور بھائی راضی بھی ہوں گے کہ نہیں؟ ویسے بھی شادی کوئی دو پیسے کا کھیل نہیں۔ انیکا نے فلسفیوں کی طرح سوچتے ہوئے سوکھا منہ بنایا۔ سالار کا کہکا نکل گیا۔ انیکا نے اسے گھورا تو اس کے دانت اندر چلے گئے۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، شادی کے خرچوں کی فکر سوار ہے۔ چلو جانم، ہم یہ مسئلہ بھی حل کیے دیتے ہیں۔ لان کی نم گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سالار اس کی طرف دیکھ بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیونکہ ذہن کہیں اور تانے بانے بننے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زوار پر سارے گھر کا بوجھ ہے، شاید اسے اپنے بھائی پر اکیلے شادی کا بوجھ ڈالنا گوارا نہیں۔ موسم بڑا رومان پرور ہونے لگا۔ سردیاں کیا شروع ہوئیں، فضاؤں پر دھند سی چھا گئی۔ ایسے جان لیوا موسم میں وہ بہار و خزاں کا امتزاج بنی، دل کو لبھانے کا سبب بنی۔ سالار کا امتحان لینے لگی۔ اترے چہرے کی اداسی دور کرنا ضروری ہو گیا۔ لان میں رات بھر گرنے والی شبنم نے ہر شے کو نمی بخش دی۔ سالار کی آنکھوں میں ہیرے سے چمک اٹھے۔ شرارت جو سوجی تو اس نے اپنے بھاری مردانہ ہاتھوں سے اوس کی نمی چرائی اور اچانک پیچھے سے آ کر انیکا کے نرم گرم گالوں کو ڈھانپ دیا۔ ٹھنڈ کی ایک لہر کرنٹ کی طرح اس کے اندر دوڑ گئی۔ سالار کو گرم سی نرمی بہت بھلی لگی، مگر انیکا جو سوچ میں کھوئی ہوئی تھی ایک دم چیخ اٹھی۔ سردی اس کے اندر سرایت کر گئی۔ اس نے دھکیل کر سالار کو پرے کیا۔ وہ دیر تک ہنستے ہوئے اس البیلی نار کے غصے سے لطف اندوز ہوتا رہا۔
क्या करते हो? तुम्हें पता है ना मुझे कितनी सर्दी लगती है, ऊपर से इतनी सुबह आकर मेरी नींद खराब कर दी। इन बातों के लिए यही वक्त मिला था, बाद में आ जाते। अनिका जो बहुत देर से मुरव्वत में यहाँ बैठी कुछ बोल नहीं सकी, अब दिल की भड़ास निकालने का मौका उसके हाथ आ गया। सबज स्वेटर के ऊपर भूरे रंग की शाल लपेटे होने के बावजूद सर्दी से उसका बुरा हाल, और वो फान रंग की शर्ट और ब्लू जीन्स में फ्रेश फ्रेश सा मौसम को एंजॉय करने वाला। वैसे भी सर्दियां उसे हमेशा से भाती। इस झल्ली को नरमो गरम बिस्तर से निकलकर ऐसे ठंडे मौसम में सालार का इजहार मोहब्बत सुनना भी गवारा न था। उस पर से उसके ठंडे हाथों का लम्स अनिका को कपकपी सी लग गई। मजीद सालार की शोखियां। वो जल ही उठी। सुबह सुबह? मैडम 9 बज रहे हैं। शुक्र करो यहाँ बर्फबारी नहीं होती, वरना तुम्हारा चेहरा फ्रीज हो जाता। वो एक आंख बंद करके मजे से बोला और उसके सामने अपने हाथ पर बनी चौड़े पटे वाली सिल्वर घड़ी लहराई। मानो बिल्ली कहाँ है? बड़ी देर बाद उसे रिबा का ख्याल आया तो पूछ बैठा। सो रही होगी, वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, आराम का। अब प्लीज तुम उसे तंग करने मत पहुंच जाना। अनिका ने उसके इरादे भांप लिए, कुछ जताकर उसे मना करने लगी। उसकी रग रग से वाकफियत का दावा रखने वाली समझ गई कि वो अंदर जाकर इस सर्दी में भी अरीबा पर पानी का छिड़काव करेगा। अरीबा पूरे घर में उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ेगी और समीन इन दोनों की ऐसी शरारतों पर एक लंबा लेक्चर देगी। ऐसे ऐसे सीन इस घर की दरो दीवार को भी असबर थे। क्या यार, इतवार है तो क्या तुम लोग पोस्तियों की तरह सोते रहोगे? उसे भी उठाता हूँ। उसने शरारती अंदाज में अनिका की बात रद्द की और अरीबा को जगाने अंदर की तरफ बढ़ गया। अनिका वहीं शॉल में अपना मुंह छुपाए बैठी रह गई। कॉरिडोर में खड़ी समीन ने दोनों को बगौर देख घूरा और कुछ सोचते हुए उन्हें नाश्ते के लिए। खैर तो है? उदास लग रही हो। अनिका तेजी से क्लास से बाहर निकली और निगाहें उठाकर गोशे तन्हाई ढूंढने लगी, जहाँ बैठकर दिल के जख्मों को कुरेदा जा सके। मिसबा ने पीछा करते हुए उसे कॉरिडोर में ही जा पकड़ा। वो सुबह से महसूस कर रही थी कि अनिका कुछ चुप चुप सी है। अरीबा फ्लू की वजह से कॉलेज नहीं आई, इसीलिए कोरम पूरा नहीं हो पाया। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सर में दर्द है। उसकी जिराह पर अनिका ने साफ टाला। मिसबा ने मजबूती से उसका हाथ थामा और अपने साथ घसीटने लगी। कैफेटेरिया में मामूल के मुकाबला में कम रश देखकर मिसबा खुश हो गई, वरना यहाँ के शोर शराबे से उसकी जान जाती थी। अब बताओ क्या मसला है? चाय का कप अनिका के सामने रखते हुए मिसबा ने पूछा। वो यार, सालार फौरन शादी का कह रहा है। अनिका को भी एक हमदर्द कांधे की जरूरत महसूस हुई, जिस पर सर रखकर वो आंसू बहा सके, अपना गम हल्का कर सके। हमेशा तो उसे सालार का कांधा मैसर आ जाता, मगर उसकी बात उसी से करना कुछ जेब नहीं देता। मुबारक हो, ये तो अच्छी बात है, मगर तुम बिला वजह नौकरी की पख क्यों लगा रही हो? गरम गरम चाय सर्दी में मजा दे गई। उसने एक घूंट भरकर पूछा। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो अरीबा मेरी शादी के बाद तनहा रह जाएगी, उसे मेरे बगैर रहने की आदत ही नहीं। ये सोच सोच कर मेरा दिल डूबा जा रहा है। शादी के बाद मुझे दूसरे शहर जाना है, अनिका ने अफसोसगी से कहा। अच्छा, दूसरी वजह बताओ। मिसबा के चेहरे पर सोचों के बादल छा गए। भाभी कटौती। अम्मी के बाद उन्होंने हमें जैसा तरसाया, मुझे उम्मीद नहीं कि वो हमारी शादी पर इस तरह से खर्चा कर पाएंगी। वैसे भी जवार भाई ने कब से हमारा बोझ उठाया हुआ है। मैं चाहती हूँ जॉब करके कुछ उनका हाथ बटाऊं, अरीबा की शादी के लिए कुछ असबाब जमा करूं, इसके बाद ही अपनी शादी का सोचूं। अनिका की आंखें भीग उठी। मिसबा को एकदम उस पर प्यार आ गया। अच्छा, तो ये मसला है। एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि जैसा तुम सोचती हो समीन भाभी वैसा करेंगी। मैं उनसे मिली हूँ, मुझे तो काफी अच्छी लगी। जहाँ तक मैं तुम्हारे घराने को समझी हूँ, तुम्हें जवार भाई कभी भी जॉब की इजाजत नहीं देंगे। मिसबा की पुरसोच निगाहें उस पर गड़ गईं। अनिका भी सोचने लगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है कि भाई को मेरा जॉब करना पसंद। सालार भाई सही कहते हैं, तुम अपनी अकल शरीफ पर इतना ज्यादा जोर ना डाला करो। मिसबा ने खिलखिलाकर बात टाली। उनकी क्लास का टाइम हो गया तो उन्हें उठना पड़ा। अनिका उसकी बात में उलझी उसके पीछे चल पड़ी। ये सूट भी अच्छा लग रहा है, प्लीज पहन लो ना। मिसबा की 2 बार कॉल आ चुकी है। उसने धमकी दी है कि अगर आधे घंटे में हम वहाँ नहीं पहुंची तो वो खुद यहाँ पहुंच जाएगी, और तुम्हें पता है कि वो जो कहती है वो करती है।
अनिका ने लंबे सुनहरी लच्छों को सुलझाकर चोटी की शक्ल दी और बैंड लगाया। वो ज्वेलरी बॉक्स में अपने सूट की मैचिंग टॉप से ढूंढते हुए मुसलसल बहन को मनाने में लगी रही, मगर दोनों काम मुश्किल बन गए। न ढंग के इयररिंग मिले, न ही अरीबा टस से मस हुई, तकिए में मुंह छुपाए पड़ी रही। मिसबा ने अपनी अम्मी के हज करने की खुशी में कुरान खानी और दर्स का इंतजाम किया था, जिसका बुलावा उन दोनों के अलावा समीन भाभी को भी दिया गया। मिसबा ने कई बार उनके घर का चक्कर लगाया, मगर इन दोनों का अभी तक उसके यहाँ जाना नहीं हो सका। जवार ने कॉलेज के पहले ही दिन बहनों पर यह बात वाजिया कर दी थी कि दोस्तियां वहीं तक महदूद रहें तो बेहतर है। बगैर वजह के दोस्तों के घर मुंह उठा के चल पड़ना उन्हें कतई पसंद नहीं। अरीबा डार्लिंग, उठती हो कि नहीं, या मैं अकेले ही चली जाऊं? अनिका ने अरीबा के चेहरे से तकिया हटाया तो वहां तो बादो 12 का समा देखा। दिल दुख गया। बहन के माथे से बाल हटाकर पेशानी को चूमा। क्या था जो भाभी मुझे वो डिजाइनर का सूट खरीदने देती? मैंने उनसे तो पैसे नहीं मांगे थे ना, अपनी जेब खर्च जमा करके खरीद रही थी। सारी लड़कियां आजकल महंगे से महंगे ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करती हैं, मगर सारी पाबंदियां हमारे लिए हैं। अरीबा का फूल सा चेहरा रो रो कर सुर्ख गुलाब में ढल गया। हाँ हाँ, अच्छा बात सुनो, ये जो भाभी ने दर्जी से सूट खुद डिजाइन करवाए हैं ना, नॉट बैड। तुम पहन कर तो देखो, अच्छी लगोगी, डिजाइनिंग मुनफरिद सी है। ये देखो, मैंने भी पहना है, कितना अच्छा लग रहा है ना? अनिका ने ठंडी आह भरी और अपनी बहन को समझाने लगी। उसने हैंगर में लटकी हुई कैमल कलर की शर्ट, जिस पर रंग बिरंग के बटनों का काम किया गया था, और फेरोजी प्रिंटेड प्लाजो की तरफ तनकीदी नजरों से देखते हुए तबसरा। अनिका ने खुद भाभी का सिलवाया हुआ ब्लैक शेफून का अनारकली और मैरून चूड़ीदार पायजामा पहना। अनारकली के गले पर मैरून कटवर्क का काम बहुत भला लग रहा था। तुम्हारे कहने पर पहन रही हूँ। अरीबा ने बगौर सूट को देखा तो मन को भाया, मगर एहसान बहन पर धर दिया। अनिका के समझाने बुझाने पर आखिर अरीबा तैयार होने चल दी। वाओ, एक बात तो माननी पड़ेगी, भाभी कटौती ने जब भी हम लोगों के लिए कपड़े डिजाइन किए हैं, मुनफरिद होते हैं। अरीबा तैयार होकर आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। अनिका ने एकदम आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। हाँ हाँ, आजकल तुम्हें तो वैसे भी सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। तुम्हारी शादी की तारीख जो तय हो गई है, वो तुमसे किचन में खड़े होकर ढेरों खाने पकवाती हैं, मगर तुम्हें कोई एतराज नहीं होता। मुझे पता है तुम अब बदल गई हो, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं। अरीबा ने बहन की तारीफ पर जलकर कहा तो अनीका का कहका निकल गया। वाकई ये बात तो सच है कि आजकल वो बहुत खुश और मगन दिखाई देती। सालार और मिसबा ने मिलकर उसके सर से फिक्र का टोकरा उतार फेंका। सालार ने उसके जॉब करने का सुनकर न सिर्फ उसकी सोच का मजाक उड़ाया, बल्कि उसके मंसूबे को इंतहाई अहम काना ख्याल करार दिया। सालार ने जवार की परेशानी को कम करने के लिए अपनी माँ को पहले ही समझा बुझा लिया। जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए मरे हुए भाई की मोहब्बतें भी याद दिलाईं। फसीहा भाई को याद करती आंसू पोंछती हुई शादी की तारीख लेने पहुंच गईं, और पहली बात जहेज की बाबत की। ऐसे लेन देन पर सख्ती से एतराज जड़ते हुए कुछ लेने से साफ इनकार कर दिया। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, ये मेरे मरहूम भाई की बेटी है। मैं जहेज वहेज के चक्कर में पड़कर। जवार ने पहले अरीबा के मुंह पर टेप चिपकाया, हाथ जोड़कर उसे एक तरफ बैठने के लिए कहा, फिर अनिका का नरम मुलायम हाथ प्यार से थामकर उसे दिलासा दिया। अनिका ने मौका देखकर ख्वाहिशात की लंबी फहरिस्त उसे थमा दी। सालार ने बेसाख्ता उमड़ आने वाले कहके के तूफान पर जबरन बंद बांधा, वरना वो तो लड़ने बैठ जाती। प्यार से पागल सी इस लड़की को देखा, जो अब मुतमईन होकर टिश्यू से अपना मुंह पोंछते हुए सालार के जवाब की मुंतजिर थी। ओके पक्का, मैं लाहौर जाके सारे डिजाइनर सूट और ब्रांडेड पर्स और जूते वगैरह की शॉपिंग करवाऊंगा, और वो भी सब कुछ जो तुम्हें पसंद होगा। मगर प्लीज अभी खामोशी से इन बड़ों को अपनी मर्जी करने दो, इसी में हमारी भलाई है। सालार के जुड़े हाथ देखकर वो शर्मिंदा हो गई, मुस्कुराकर उस बात में सर हिला दिया। मुझे भी शॉपिंग करवाइएगा, बिल्कुल अनिका जैसी, वरना छोड़ूंगी नहीं। अरीबा ने फट से टेप निकाला और उनके बीच कबाब में हड्डी बनने लगी। अपना मुंह धो रखो बिल्ली, मुझे नचाने के लिए घरवाली कम है क्या कि आधी घरवाली भी उठ खड़ी हुई। सालार ने उसे छेड़ा। उन दोनों के बीच लड़ाई का नया राउंड जारी हो गया। अनिका ने तमानियत से आंखें मूंद ली।
मुझे भाभी कटौती के रहमो करम पर छोड़कर तुम खो जाओ रंगीन सपनों में। बी बन्नो खुशी खुशी लाहौर सुधार जाओगी, हम दीवाने बने उनकी याद में आंसू बहाएंगे। अरीबा ने होंठ लटका कर आंखों में आंसू भर कर कहा। उसे अभी से तन्हाई की आहट महसूस होने लगी। अनिका ने चौंक कर आंखें खोली। बहन को उदास देखकर वो बेचैन हो उठी। तो इन दोनों बहनों का ताल्लुक बहनों से ज्यादा दोस्तों वाला रहा। अब एक को तन्हा रहना भारी पड़ रहा था। अरीबा को उसकी शादी का सोच कर ही झिरझिरी आने लगी। मेरी जानू, मुझे पता है तुम अकेली नहीं रहोगी, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है एक शहजादा प्यारी रिबा को अपना बनाने दूर से चला आ रहा है। अनिका ने प्यार से बहन को मनाने के लिए एक बात कह दी। अरीबा बहन के बहलावों पर अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर की तरफ चल पड़ी, ये जाने बगैर कि कल क्या होने वाला है। मगर वो जो कहते हैं कि हर वक्त मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए कि जाने कब कबूलियत की घड़ी हो, तो अनिका के लबों से निकलने वाली दुआ को भी फौरन ही कबूलियत हासिल हो गई। आओ, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। समीन नरमी से हाथ थाम कर उन्हें इस कमरे से बाहर ले आई, जहां माइयों बिठाने के बाद से आज तक दोनों को महसूर कर दिया गया था। उन्होंने दुपट्टा ठीक किया जो सिरक कर कांधे पर आ गया था। दुपट्टे के किनारे पर लगी माथा पट्टी यूं झिलमिला उठी मानो दिल में तारों की बारात उतर आई हो। जाने क्यों शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, इस घर के जर्रे जर्रे के लिए उनका प्यार उमड़ कर बाहर आ रहा था। बाबल का घर छोड़ना इतना सहल भी न लगा। बचपन की सुहानी यादें, वो बातें जो कभी बहुत बुरी लगती, आज काबिले बर्दाश्त हो गई। दिल दरबाम को चूमने को बेताब हुआ जाता है कि अब साजन के घर जाना है। दुनिया की यह रीत भी कुछ अजब है कि जहाँ लड़की सालों गुजारती है, अपना आप पहचानती है, वो अपना घर शादी के बाद पराया कहलाता है। समीर ने बारी बारी दोनों की पेशानी पर अपने होंठ सख्त कर दिए। अब जाने की घड़ी क्या आई, उनकी आंखें भर आईं। कुछ मिसबा और कुछ अपने दिल के समझाने पर दोनों ने सारे गिले शिकवे इसी दहलीज पर छोड़ जाने का अहद किया। आंसू तो समीन की आंखों से भी बह निकले, मगर खुशी के, और आखिर उसकी सालों से जारी रियाजत जाया होने से बच गई। उसने दिल पर पत्थर रखा, कठिन रियाजत की, सास से किया वादा निभाते खुद को मतनाजा भी बना डाला। ताम अपनी नंदों की तरबियत में कोई कमी न आने दी। दोनों तजर्बे की भट्टी में पक कर कुंदन बन गई तो उनकी शादी करने चली, ताकि जन्नत मकानी सास के सामने सुरखरू हो पाए। अनिका और अरीबा को तो इस बात का इदराक भी न हो सका कि भाभी की सख्तियों ने उनको अंदर से कितना मजबूत बना डाला है। समीन मुत्तमिन हो गई कि अब वो दोनों इस काबिल हैं कि ससुराल की नरमी गर्मी बर्दाश्त करते हुए अच्छे बुरे हर तरह के माहौल में स्वभाव से गुजारा कर सकें। समीन ने जब ससुराल में कदम रखा तो ढंग ही निराले देखे। जितनी रिस्क की नाकदरी उसने यहाँ पाई, उसके तो 14 तबक रोशन हो गए। मेके में उसकी अम्मी का मकूला था कि पास 3 नवाला हो तो क्यों ना 2 खाकर तीसरे से किसी परेशान हाल या लाचार की भूख मिटा दी जाए। और यहाँ का निज़ाम अजीब, जो भी हो उससे बस अपना पेट भर लिया जाए। समीन के अंदर माँ की नसीहतें सरायत कर चुकी थी। उसे मेके की बातें याद आती। वो रिस्क की बहुत कदर करती, खुद बासी खा लेती मगर खाना ज़ाया न करती। उनकी बाबरकत हांडी से रोज़ाना मोहल्ले के इस घर में खाना जाता, जहाँ एक बेवा औरत कुरान पाक की तालीम देकर बड़ी मुश्किलों से जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी। समीन मेके जाती तो माँ से ससुराल की बातें बहुत मुहतात अंदाज में शेयर करती। उन्होंने सारी बेटियों पर आज खुद पाबंदी आयद कर दी थी कि ये तुम्हारे बाप का घर है, जम जम आओ, लेकिन यहाँ बैठकर उस घर को बुरा ना कहो जो अब तुम्हारा घर है। या तो उनकी जैसी बन जाओ या आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने जैसा बना डालो। उसकी माँ ने अपनी प्यारी बेटी की पेशानी चूम कर कहा तो समीन ने ये बात गिरह से बांध ली। समीन के ससुर दावतों के शौकीन, उनको ताज़ा पका खाना मरगूब। सुबह शाम कई तरह के खाने पकते, बाकी बच जाने वाले फ्रिज में पड़े अपनी नाकदरी पर रोते या बासी होकर सड़कर कूड़े के ढेर पर चले जाते। फारूक साहब बीवी की ना सुनते। एक उम्र गुजारने के बाद वो भी आखिर उनके ही रंग में रंग गई। फारूक साहब ने अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा खाने पीने में उड़ा दिया। आखिर दिल का रोग लगा बैठे, बाईपास करवाया गया। सारी उम्र बहुत अच्छी कमाई की, मगर सब अल्लों तल्लों की नजर हो गई। मकान पुराना हो चुका, कब से देखभाल मांग रहा था, मगर बचत के नाम पर टका पास नहीं। सारा घर
بے فکری کی روٹی توڑتا۔ انیکا اریبا بھی گھر کے حالات سے بے خبر، بس آسائشوں کی عادی ہو چلی۔ ان حالات کو سنبھالا دینا سمین کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ گھر کا چارج سنبھالا تو ہاتھ روک کر طریقے سے کچن چلاتی۔ سسر کو پرہیزی کھانوں پر لے آئی۔ شروع میں تو سوائے زوار کے سب نے خوب شور مچایا، مگر اس نے بھی ثابت قدمی سے چلتے ہوئے اپنی حکومت قائم کر ہی لی۔ وہ مثبت تھی، اس کا ضمیر مطمئن تھا، پھر کاہے کا ڈر۔ اس کی سلیقہ مندی کو کنجوسی کا نام دیا گیا، مگر جب مہینے کے بجٹ میں سے پیسے بچا کر اس نے کمیٹیاں ڈال کر نہ صرف گھر کی مرمت کروائی بلکہ اوپری منزل کے اسٹور روم کو صاف کروایا، وہ 2 کمروں میں تازہ چولہا بھروایا، چھوٹا سا کچن اور واش روم بنوا کر کرائے پر چڑھا دیا۔ یوں سسر کی ریٹائرمنٹ سے آمدنی کا جو ایک خلا پیدا ہوا وہ مکمل طور پر نہ سہی، تھوڑا بہت بھر ہی گیا۔ آخری وقت میں تو فاروق صاحب بھی بہو کے کہنے پر چلنے لگے۔ صحت کی خرابی نے ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ بد پرہیزیوں کا انجام برا۔ ایک دن ایسا سوئے کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ سسر کے اچانک چلے جانے کا صدمہ ساس برداشت نہیں کر پائیں، وہ بھی مسلسل بیمار رہنے لگی۔ بہو تم بہت اچھی ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا بنا لو، انہیں بھی دوسرے گھر جانا ہے، میری خواہش ہے کہ وہ تمہاری طرح گھر جوڑنے والی بن جائیں۔ سمین ان کو چمچے سے سوپ پلا رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر حسرت سے کہا تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے اپنی قربانیوں کا صلہ ساس کے منہ سے نکلنے والے تعریفی الفاظ کی صورت میں مل گیا۔ ساری کلفتیں جاتی رہیں، میں ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی۔ شاید اریبا اور انیکا کو میری سختی بری لگے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بدگمان بھی ہو جائیں۔ سمین کے لہجے میں اندیشے بول اٹھے۔ کوئی بات نہیں، زخم کے علاج کے لیے چیرے کا درد تو سہنا ہی پڑے گا۔ جب وہ رشتوں کو برتیں گی تمہاری باتیں انہیں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ ایک نہ ایک دن انہیں احساس ہو ہی جائے گا کہ تم نے ان کو کیسا باشعور بنا دیا ہے۔ وہ آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے بولی، بھابھی کہاں جانا ہے؟ اریبا کی آواز نے سمین کو ماضی کی وادیوں سے کھینچ نکالا۔ اس نے نظریں اٹھا کر نندوں کو دیکھا۔ زرد اور سبز امتزاج کے غرارے سوٹ، جس کی قمیض کے گلے، آستین اور گوٹ پر چوڑی چوڑی سنہری بیل لگائی گئی تھی، زیب تن کیے وہ دونوں مغلیہ دور کی شہزادی لگ رہی تھی۔ گھر میں کئی دنوں سے شادی کی رونقیں جاری تھیں۔ دونوں کی مشترکہ سہیلیاں ہیرا اور سہرش آ کر خوب دھمال ڈالتیں۔ مصباح البتہ وعدے کے باوجود ایک دن بھی نہ آ پائی۔ اس کے اپنے گھر میں ہلا گلا لگا ہوا تھا، آخر اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ اپنی ہر دل عزیز دوست اریبا کو بھابھی بنانے کے لیے جان توڑ کوششیں برابر ہو گئیں، ورنہ اس کی امی تو اپنی بھانجی نرجس کو بہو بنا کر لانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اریبا کی معصومیت نے پہلی ملاقات میں ہی مصباح کے دل میں جگہ پیدا کر دی۔ اسے ڈر لگتا کہ یہ کانچ کی گڑیا کسی بے درد ہاتھوں میں جا کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ ان دونوں کو اتنا ڈانٹتی ڈپٹتی، مگر وہ ہمیشہ اس کی پرخلوص محبت کا احترام کرتی۔ یہ ان کے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے کی نشانی تھی۔ انیکا کی پریشانی نے اس کے ارادے کو تقویت دی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نیت ثابت تو منزل آسان، ان لوگوں کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ مصباح نے ان لوگوں کو دعوت میں بلوا کر خصوصی طور پر اپنی اماں اور بھائی سے ملوایا۔ پلیز بہنا، جلدی سے اپنی دوست کو بھابھی بنا کر گھر لانے کا انتظام کرو۔ میں نرجس کو اپنی بہن تصور کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ تمہارا بھائی امی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مارا جائے۔ بھائی کی رضامندی نے جیسے اس کے پر لگا دیے۔ کمر کس کر میدان عمل میں کود پڑی، امی کو منا کر ہی دم لیا۔ زوار کو بھی اچھی پوسٹ پر فائز ہینڈسم سا رمیز اپنی لاڈلی اور چھوٹی بہن کے لیے مناسب لگا۔ ویسے بھی جب ملن آسمانوں پر طے ہو جائے تو زمین پر ملنے کے راستے خود بخود بنتے جاتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی پریشانی کے۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پاتے چلے گئے۔ یوں دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج ان کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ دونوں گنگ سی بغیر سوال جواب کیے بھابھی کے پیچھے چل دیں۔ سمین انہیں بڑے کمرے کی طرف لے آئی جس کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دونوں بہنوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ بے شمار ڈیزائنرز کے جدید انداز میں سلے ہوئے دلکش سوٹ، برانڈڈ جوتے اور مہنگے ہینڈ بیگز، ان کی پسند کی ہر وہ چیز ان کے جہیز کے سامان میں رکھی گئی تھی جن کی فرمائش کبھی انہوں نے بھابھی سے کی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ دل ہی دل میں مجھے برا سمجھتی رہی ہو،
مگر میں نے امی جان کی مرضی سے تم لوگوں میں زندگی کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سوچو، کیا یہ بری بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا کھا کر کسی نادار کا پیٹ بھر دیں، اپنی خواہشات کو محدود کر کے بھی خوش رہا جا سکتا ہے نا؟ سمین کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے۔ انیکا اور اریبا نے بڑھ کر ایک ساتھ اسے گلے لگا لیا۔ کچھ بولنا چاہا مگر گلا رند گیا، بول ہی نہ پائیں۔ جہاں تک ان قیمتی کپڑوں اور باقی اشیاء کی بات ہے، ان کو استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی کا آخر نہیں۔ زندگی ان برانڈز کے بغیر بھی سہل طریقے سے گزر سکتی ہے نا؟ خیر، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر سے جاتے ہوئے تمہارا دل برا ہو، اسی لیے تم دونوں کی پسند کے حساب سے شاپنگ کی ہے۔ سمین کے چہرے پر ایک چمکیلی مسکراہٹ اڑ آئی۔ نہیں بھابھی، آپ تو بہت اچھی ہیں، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ دونوں سمین سے لپٹ کر بلکنے لگیں۔ بدگمانی کے بادل کیا چھٹے، سارے منظر صاف صاف دکھائی دینے لگے۔ ویسے کوئی برائی نہیں، کبھی ضرورت پڑے، زندگیاں سدھارنے کا معاملہ ہو تو تم دونوں بھی بھابھی کٹوتی کا روپ دھار لینا۔ سمین نے شرارتی انداز اپنایا تو وہ دونوں چینک گئیں۔ ان کا دل اپنی بھابھی کی عظمت کو سلام پیش کرنے لگا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔